पिता पहले ड्राइवर थे, अब खेती करते हैं, लेकिन बेटी ने जो किया है उस पर पूरा देश नाज कर रहा है। हौसले अगर बुलंद हो और दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो दुनिया की हर बड़ी परीक्षा पास की जा सकती है। जिस परीक्षा को क्रैक करने का सपना करोड़ों लोग बुनते हैं, उस परीक्षा को जेवर की बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से पास कर लिया है। बात हिमानी मीणा की हो रही है। जेवर खादर के छोटे से गांव सिरसा माचीपुर के हिमानी मीणा ने यूपीएससी की परीक्षा में 323वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया है। हिमानी का जन्म बेहद साधारण परिवार में हुआ। पिता ड्राइवर थे, साथ साथ किसानी भी करते थे और माँ हाउसवाइफ हैं। पिता का सीना आज फख्र से चौड़ा हो गया है। पिता बताते हैं, बचपन से ही हिमानी पढ़ने लिखने में अव्वल थी। 6वीं क्लास में हिमानी ने जेवर के प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। कक्षा 12वीं तक हिमानी प्रज्ञान में ही पढ़ी। हिमानी के पिता और प्रज्ञान पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य दीप्ति शर्मा बताती हैं कि हिमानी ने 6वीं से 12वीं तक स्कूल में टॉप किया। इसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने आ गई। ग्रेजुएशन के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। यहीं से एमफिल की पढ़ाई भी पूरी की और यूपीएससी की परीक्षा पास करते हुए हिमानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी भी कर रही हैं। खुद के नोट्स तैयार करके हिमानी मीणा ने 323वीं रैंक लाकर जिले और जेवर क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। जेवर 24 के कैमरे पर आज हिमानी मीणा अपनी सफलता के सीक्रेट खुद बताएंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं यूपीएससी की परीक्षा में 323वीं रैंक उन्होंने हासिल की है, जेवर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हिमानी मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। हिमानी मीणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेवर 24। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि हिमानी मीणा से अब आप आईएएस हिमानी मीणा हो गई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है ये। खुशी है, सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी है कि इतनी मेहनत जो की थी उसकी आखिरी में सफलता मैंने प्राप्त कर ली। और ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे घर वालों की, मेरे दोस्तों की, मेरे शुभ चिंतकों, मेरे टीचर्स, स्कूल सभी की है। तो उनकी खुशी इस खुशी को और भी ज़्यादा बढ़ा दे रही है। फिर एक एक्साइटमेंट है फ्यूचर लाइफ के लिए कि आगे शायद बहुत अच्छा काम करने को मिलेगा, बल्कि शायद उसी के लिए ये तो पहला बस एक पड़ाव था जो मैंने अब पार किया है और शायद असली वास्तविक जर्नी अब शुरू होगी। तो कुछ अच्छा करना चाहूँगी, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग है ये। हिमानी, मेरा सवाल एक और है आपसे कि आपने पढ़ाई की है, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल से आप पढ़े हैं। लोगों की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। माँ बाप तो प्रेरणा देते हैं, टीचर्स भी प्रेरणा देते हैं। आपको कब लगने लगा था कि मुझे आईएएस बनना है? अगर सच कहूँ तो पहली बार आईएएस शब्द का जिक्र पापा ने मुझसे बचपन में किया था। बहुत छोटी थी मैं, शायद 1st-2nd क्लास में रही होंगी। तो कभी पापा बहुत प्यार करते थे, एकदम बहुत क्लोज थी मैं पापा के हमेशा से। तो उन्होंने बचपन में कभी मुझसे पूछा, क्या बनना चाहते हो आप? तो मैंने कहा, एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि अरे आईएएस तो उससे भी बड़ा होता है, आईएएस बनना। उन्होंने बहुत ही मजाक में और एक बच्चे से जैसे बात करते रहते हैं उस तरीके से ये बात बोली थी, पर मेरे दिमाग में ये बात छप गई थी कहीं ना कहीं। बड़े होते तक भी मैं इस चीज़ को कभी भुला नहीं पाई। कॉलेज में जाके शायद मुझे टाइम लगा इस बात को समझने में कि ये सिर्फ पापा का सपना नहीं है। इसीलिए मैं ग्रेजुएशन के दौरान मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू नहीं की, क्योंकि मुझे खुद को भी वक्त देना पड़ा ये जानने के लिए कि हाँ, ये वही चीज़ है जो मैं भी करना चाहती हूँ। तो एमए के दौरान मैंने अपना मन बना लिया था कि शायद अगर सोशल सेक्टर्स में बदलाव लाना है तो यूपीएससी से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता है। एमए कंप्लीट करने के बाद मैंने एमफिल भी स्टार्ट किया। मैं एकेडमिक्स को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, तो मैंने एकेडमिक्स के साथ ही एमफिल करते करते मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। मैंने कई बार आज लोगों से बात की हैं, स्टूडेंट से मेरा परिचय होता रहता है आए दिन। तो कई लोग जिक्र करते हैं कि करोड़ों लोग सपने बुनते हैं, आईएएस बनना बहुत आसान नहीं है, लेकिन आप जेवर क्षेत्र से निकल कर गए हैं, आपने जेवर का नाम रोशन किया है। क्या टिप्स हैं आपके पास? कौन से सीक्रेट थे? कितनी मेहनत की? कितनी समस्याएं आई? हिमानी जी, थोड़ा विस्तार में हमें बताइएगा। जहाँ तक सपने की बात है तो मैं सभी से कहना चाहूँगी, सपना कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसे छोटा या बड़ा हम बनाते हैं। किसी भी फील्ड में हो,
हर फील्ड का अपना इम्पोर्टेंस होता है, कोई भी फील्ड दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। तो अपने सपने को बहुत अहमियत दीजिए, किसी से भी डरिए मत। आप जो करना चाहते हैं एकदम उसके लिए मेहनत कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। अपने आप पे भरोसा करना, उस सपने को पाने के लिए मेहनत करना, डटे रहना, किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं, और हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों ये निकल जाएंगी, ये टाइम निकल जाएगा। इस सोच के साथ आगे बढ़ते जाइए, आप अपना सपना ज़रूर पार कर लेंगे। पढ़ाई के दौरान आपने मैंने जैसे पढ़ा है, लेडी श्री राम कॉलेज से आपने स्नातक की है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है देश के नामी विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू से। तो आपने जिक्र भी किया स्नातक के दौरान आपने ये सब कुछ पढ़ाइयाँ ये शुरू नहीं की थी IAS की, लेकिन उसके बाद जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो कैसे संभव हुआ है कि क्लास भी करनी है, यूनिवर्सिटी भी जाना होता होगा, फिर कैसे टाइम निकाला? मतलब वो 18-20 घंटे पढ़ाई के कैसे आपने एडजस्ट किए? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरा चौथा प्रयास था। पहले 3 प्रयास में मैं प्रीलिम्स यानी कि पहला स्टेज पार नहीं कर पा रही थी। उसका एक बड़ा कारण मेरा एकेडमिक्स और UPSC दोनों को साथ लेके चलना भी है। तो जितना आसान आज लग रहा है कि अरे इसने तो दोनों चीज़ें एक साथ कर ली, उतना आसान नहीं था। मेरे लिए भी बाकी सबकी तरह उतना ही मुश्किल था कि दोनों ही चीज़ों को इक्वल टाइम दे पाना या 100% दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। इसलिए मुझे MPhil के दौरान थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं एकेडमिक्स को भी पूरी तरह कभी छोड़ नहीं पाई, तो थोड़ा टाइम लगा। लेकिन जैसे जैसे मेरा क्लासेस का काम ख़त्म होने लग गया, जहाँ से सिर्फ सेल्फ स्टडी का पार्ट हमारे पास रह गया, जैसे सिनॉप्सिस सबमिट करने हैं, चैप्टर्स लिखने हैं, रीडिंग करना है, तो MPhil के दूसरे साल और PhD में स्पेशली ये सेल्फ स्टडी ज़्यादा हो जाती है, खुद का काम ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ से मेरे लिए समय थोड़ा बढ़ने लगा, वहाँ मुझे कॉलेज जाने का, आने का, ये सब टाइम थोड़ा घट गया और मेरे पास अब समय ज़्यादा होने लगा, और इसलिए कहीं ना कहीं मैं UPSC को भी ज़्यादा टाइम दे पाने लगी। और इस तरीके से दोनों में बैलेंस बनाते बनाते कहीं ना कहीं 2-3 साल हो गए थे, तो वो बैलेंस बनाना भी अब तक आ गया था कि कैसे दोनों को मैनेज करना है। मैंने फाइनली UPSC निकाल लिया है और PhD में मैं अभी भी एनरोल्ड हूँ। लोग बाग कहते हैं कोचिंग भी करते हैं इसके लिए, आपने कोचिंग नहीं की है? कोचिंग की है? मैंने कोचिंग की है। अच्छा, तो कोचिंग भी करते हैं, लेकिन कई साल उन्हें लग जाते हैं ऐसा करने में, और कुछ लोग बीच में छोड़कर भी चले जाते हैं, उनके लिए एक क्या कहना चाहिए? तो यहाँ पे ये मुद्दा मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कोचिंग का है कि कोचिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या कैसे अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखें कि आप UPSC निकाल पाएँ और उससे उतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड या डिस्करेज्ड फील ना करें। तो कोचिंग के लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि बहुत बार कहा जाता है कि नहीं कोचिंग करोगे तो एकदम एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और दूसरे तरीके का मिथ ये होता है कि कई बार बहुत जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वही कहते हैं कि कोचिंग पैसा बर्बाद करने वाली बात है, टाइम का वेस्टेज है। तो मैं कहूँगी कि दोनों ही बातों पे ना जाएं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस डिसाइड करेगा कि कोचिंग आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो बताना चाहूँगी, जो हो सकता है आप लोगों को हेल्प करे या शायद ना भी करे, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि कोचिंग के लिए एक मेंटल मेकअप होना, अपने माइंड में एक डिटर्मिनेशन होना कि अगर आप कोचिंग के लिए जा रहे हैं तो आप 100% अपने साथ ऑनेस्ट रह के उसको टाइम देंगे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ये माइंड मेकअप आपका नहीं है तो आपका पैसा, मनी, एनर्जी सब वेस्ट होता है, तब वो बात सच हो जाती है। लेकिन आप एक डिटर्मिनेशन के साथ अगर जाते हैं और कोचिंग लेते हैं और उसे सेल्फ स्टडी के साथ सप्लीमेंट करते हैं, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कोचिंग ही एकमात्र की नहीं है UPSC निकालने का, कोचिंग को सेल्फ स्टडी के साथ आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब डेफिनेटली आप एक सही राह पे होंगे और ना ही आपकी कोचिंग वेस्ट जाएगी, ना ही आपका टाइम और एनर्जी, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। आखिरी सवाल ये है हिमानी मेरा आपसे, एक युवा IAS का युवाओं और छात्रों के लिए क्या संदेश है? आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? क्योंकि छात्र बहुत एकदम नर्वस हो जाते हैं या बीच में ही, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है?
जैसा कि आपने कहा कि कई बार लोग बीच में बहुत नर्वस हो जाते हैं कि थक जाते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी कोई भी जर्नी हो, इनफैक्ट लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना बहुत ही नॉर्मल है। ज़रूरी नहीं है कि समय हमेशा अच्छा ही रहे, तो मुश्किलें भी आपकी लाइफ का पार्ट हैं, कहीं ना कहीं वो लाइफ को कंप्लीट करती हैं। उसी तरीके से आपकी कोई भी जर्नी हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे यूपीएससी या फिर कोई और, उसमें भी मुश्किलें भी आएंगी, तो मुश्किलों से मत घबराइए। जब मुश्किलें आनी ही हैं तो डट के उनका मुकाबला कीजिए। और अगर आज आपको लग रहा है कि नहीं बहुत थक गए हैं, अब हिम्मत नहीं बची, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त के लिए अपने आप को ब्रेक भी देना चाहिए। ब्रेक लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन उसके बाद आप खुद इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, आप खुद इतना पॉजिटिव फील करेंगे कि आप अपनी जर्नी में वापस दोगुने उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। तो मुश्किलों को ये मत सोचिए कि यहाँ पे सब खत्म हो गया, वो उस प्रोसेस का सिर्फ एक पार्ट है, वो निकल जाएंगी। बस आपको विल पावर रखनी है आगे बढ़ते रहने की। सपने देखिए, उनको पूरा करने के लिए डटे रहिए। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, दुष्यंत साहब का शेर है ये। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज हिमानी ने जेवर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, हर जगह उनके चर्चे हैं। जेवर के बहुत छोटे से गांव सिरसा माचीपुर से निकलकर सिविल सर्विस तक आज हिमानी पहुंची है। सिविल सर्विस की परीक्षा उन्होंने पास की है। इसके लिए जेवर 24 भी बहुत बहुत शुभकामना हिमानी मीना को देता है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24।